आज का जो आर्टिकल है ये भी हिंदू का ही है और प्रोमिनेंट आर्टिकल इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र में जो भूचाल आया है और वो भूचाल आपके आसाम तक पहुंचा है। आप लोग भी इस चीज से वाकिफ हैं। मतलब कहीं ना कहीं एंटी डिफेक्शन लॉ की धज्जियां कैसे उड़ाई जा रही हैं, इसका क्लासिकल एग्जांपल आपको गुवाहाटी में 40 बैठे एमएलए चिल्ला चिल्ला के दे सकते हैं। और आर्टिकल भी उसी एंटी डिफेक्शन लॉ पे लिखा गया है। हालांकि इससे हम कुछ डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी किसी आर्टिकल में कि व्हाट डू यू मीन बाय एंटी डिफेक्शन लॉ, और एक आर्टिकल आया था मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट से रिलेटेड था, उस पर हमने डिस्कस किया था। लेकिन फिर भी थोड़ा सा बेसिक बताते हुए हम मेन मुद्दे पे आते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ का डेफिनेशन आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि द लॉ विच प्रिवेंट्स एमपी और एमएलए फ्रॉम ट्रांसफरिंग एनी पार्टी, चेंजिंग एनी पार्टी, यू कैन से समथिंग लाइक दैट, कि एक ऐसा लॉ जो किसी एमपी और एमएलए को उसकी पार्टी को स्विच करने से रोके, उसको चेंज करने से रोके, उसी को हम एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। अब कॉन्टेक्स्ट तो आपको बता ही दिया कि महाराष्ट्र के 40 एमएलए आपके गुवाहाटी में बैठे हुए हैं। तो ये एक तरह से आप समझिए कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में भूचाल आ गया है। शिंदे ग्रुप में एकनाथ शिंदे जो उन्हीं की पार्टी में थे, शिवसेना में थे, उन्होंने इस साइड आ गए हैं और ये 40 एमएलए को भी लेकर आए। अब कॉन्टेक्स्ट समझते हैं कि क्या है। कॉन्टेक्स्ट ये है, हालांकि इसको डिप्टी स्पीकर को शिवसेना का जो प्रमुख हैं उद्धव ठाकरे जी, उन्होंने डिप्टी स्पीकर को 16 एमएलए को निष्कासित करने की बात कही है। अब आप लोग पूछेंगे कि 40 लोगों ने रिबेल किया है तो 16 लोगों के लिए क्यों ऐसा किया है? वो 16 लोगों के लिए इसलिए किया है कि वो 16 लोगों को जब निष्कासित कर देंगे पार्टी से तो उनको देख के बाकी लोग डर जाएंगे और इनके साथ इनकी पार्टी में आ जाएंगे। लेकिन गेम प्लान बहुत बड़ा है, मैं आगे बताऊंगा किस तरीके से। अब समझिए एंटी डिफेक्शन लॉ को थोड़ा बेसिक जान लेते हैं कि एक नाम था उनका गया लाल, आप लोगों को ही पता होगा, हरियाणा के थे वो, और कहीं कहीं पे तो लिखा हुआ है एक दिन में 3 बार चेंज किए थे। आज मैंने उनकी हिस्ट्री पढ़ी है तो उन्होंने 15 दिन में 4 बार अपनी पार्टी चेंज की थी। 1967 में हरियाणा में एक गवर्नमेंट बनी थी, भगवत दयाल शर्मा चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस की तरफ से, जिनकी सरकार 9 दिन चली थी मात्र। तो उन वहां से वो चेंज करके गयालाल यूनाइटेड फ्रंट में आए, फिर उसके बाद यूनाइटेड फ्रंट चेंज करके कांग्रेस में गए, फिर 9 घंटे में फिर चेंज कर ली और दोबारा फिर चेंज करके 4 बार शायद चेंज किया उन्होंने 15 दिन के अंदर। तो जब दोबारा वो लास्ट में जब कांग्रेस में शामिल हुए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो उन्हीं की पार्टी के थे, उन्होंने बोला कि जो गया राम थे वो आया राम हो गए। फिर तो वहीं से आया राम गया राम, ये जो कहावत आप सुनते हैं वो आया राम गया राम वहीं से स्टार्ट हुआ है। अभी आया राम गया राम को रोकने के लिए 1985 में एक लॉ बना जिसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। ये क्यों बना कि आया राम गया राम जैसे लोगों को रोकने के लिए, पॉलिटिकल पार्टी इमीडिएटली चेंज कर देते हैं, तो इनको रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ बना। और ये एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ये 2 तरीके की बात करता है। पहला कि सपोज दैट कि मैं किसी पार्टी से कंटेस्ट करता हूं, बीजेपी से, ठीक है, और मैं जीत जाता हूं और जीतने के बाद मैं कांग्रेस में चला जाता हूं तो मेरा जो सदस्यता है वो चला जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। ये पहली बात हो गई। और दूसरी चीज की पार्टी कोई व्हीप जारी करता है, आप लोगों को व्हीप पढ़ाया है मैंने इंडियन पॉलिटी में, थोड़ा अपने दिमाग पे जोर देंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे मान लीजिए कि हरियाणा की सरकार है तो हरियाणा में 75% रिजर्वेशन होना चाहिए प्राइवेट जॉब में, ऐसा एक आर्टिकल आया था। अब सपोज दैट बीजेपी ये कहेगी कि 75% रिजर्वेशन होना चाहिए, हमको यस में वोट डालना है, तो 15 लोग हैं बीजेपी की तरफ से, वो सब जाके यस में डालेंगे। यदि मान लो कोई यस में नहीं डालता है, वो नो में डाल देता है, तो उसको पार्टी निष्कासित कर सकती है, या उस दिन एब्सेंट हो जाता है जिस दिन उसको एक्चुअली में वोट डालना है तो भी उसको पार्टी निष्कासित कर सकती है। ये भी एंटी डिफेक्शन लॉ का एक रूल है। मतलब सिंपल सी बात है, 2 रूल है। पहला कि यदि हम अपनी पार्टी चेंज करते हैं जीतने के बाद तो हमको निकाल दिया जाएगा, पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा, हमारी सदस्यता चली जाएगी। और दूसरा कि यदि पार्टी ने कुछ ऑर्डर दिया है, कोई व्हिप जारी किया है और उसके हिसाब से मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया है तो भी हमको पार्टी निकाल सकती है, हमारी सदस्यता जा सकती है। लेकिन इसमें एग्जम्पशन, एक एग्जम्पशन ये है
कि यदि पार्टी ही चाहे किसी पार्टी से मर्ज हो जाना, फॉर एग्जांपल शिवसेना, अभी ये जो 40 जो विधायक निकले हैं इनके, ये यही कह रहे हैं कि तुम ये जो एनसीपी के साथ गठबंधन है उसको खत्म करो अलायंस, और बीजेपी के साथ लग जाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए कि यदि ये बात कर ऐसा हो भी जाता है, हालांकि मुश्किल लग रहा है मुझे, लेकिन हो भी जाता है, शिवसेना यदि अलायंस कर लेती है बीजेपी के साथ, तब इन पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। जैसे कोई पार्टी है वो जीत गई है और वो मर्ज कर जाती है किसी पार्टी के साथ, अलायंस बना लेती है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा, वो बीजेपी में आ जाती है। तो या फिर उस पार्टी के 2/3 कैंडिडेट्स निकल जाते हैं एक साथ, तो भी उनपे एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा। अब मैं आपको बताता हूं, टोटल 56 एमएलए होते हैं महाराष्ट्र में, जिसमें एक बंदे की डेथ हुई है, टोटल 55 हो गए। 55 का ये 2-3 आप निकालेंगे ना तो 37 आंकड़ा पहुंचता है, और ये लोग निकले कितने हैं, 40। तो ये यदि सब लोग बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं ना, तो इन पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा, क्योंकि 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी है इनकी। अब देखने वाली ये बात है, सुप्रीम कोर्ट में एक डिबेट चल रहा है कि जो शिंदे कैंप के लोग हैं, इन्होंने ऑफिशियली ज्वाइन किया नहीं है बीजेपी को अभी, तो क्या ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी बना देंगे क्या, और अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे तो क्या इनकी सदस्यता रद्द नहीं कर दी जाएगी? इस पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी भविष्य के गर्भ में है, देखते हैं कि क्या होगा। अब ऐसा होता क्यों है, राइटर ये बताते हैं। होता इसलिए है कि देखो, स्पीकर, जैसे मान लीजिए कि मैं बीजेपी में हूं, बीजेपी से मैं कंटेस्ट किया, मैं जीत गया और कांग्रेस में जाके मिल गया, तो बीजेपी स्पीकर को देगी, क्या करेगी, स्पीकर को दे देगी कि भाई हमको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। अब स्पीकर को कोई टाइम लिमिट नहीं दिया गया, स्पीकर जितने दिन, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टाइम लिमिट नहीं दिया गया है कि 1 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 में, कितने दिन में उसको कर देना है, ऐसा नहीं है। तो स्पीकर लेके बैठ जाता है। जैसे मान लीजिए रूलिंग गवर्नमेंट कांग्रेस का है, मैं बीजेपी से कंटेस्ट करके जीत के आया हूं, मैं चला जाऊंगा कांग्रेस की तरफ, अब कांग्रेस का ही स्पीकर बैठता है लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब मान लीजिए बीजेपी वाले ने स्पीकर को दे दिया कि भाई इसको डिस्क्वालीफाई कर दो, इसने पार्टी चेंज कर लिया, तो अब स्पीकर के ऊपर है, डिस्क्वालीफाई तो नियम से होना चाहिए, लेकिन कब होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है। तो स्पीकर बात को हाँ सोच रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसे करते करते 5 साल निकाल देता है, मैं मस्ती में अपना 5 साल रह गया। तो ये कहानी है, इसी वजह से दिक्कत हो रही है। दूसरी बात, सुबह सुबह आप लोगों को एक चीज बताया था मैंने, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, इसका भी खूब यूज होता है। अभी भी अंग्रेज चले गए, बाकी चीजें छोड़ गए, तो ये यही चीज है। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी क्या है, ये 40 विधायक मान लो जो महाराष्ट्र से आए हैं, इस पे बीजेपी ने ये कह दिया कि तुम लोग ज्वाइन करोगे बीजेपी तो हम 10-10 करोड़ दे देंगे। सपोज दैट, मतलब इस समझाने के लिए बोल रहा हूँ, इसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है कि मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ कि मैं मान लो कि मुझे बीजेपी ने बोल दिया कि मैं कांग्रेस का हूँ, बीजेपी ने बोल दिया कि तुम बीजेपी ज्वाइन कर लो, तुमको हम 20 करोड़ रुपए दे देंगे और टिकट दे देंगे। और बीजेपी ने ये भी कह दिया साथ में कि यदि तुम नहीं ज्वाइन करोगे तो तुम्हारे पीछे ईडी लगा देंगे, या सीबीआई लगा देंगे, या आईबी लगा देंगे, इंटेलिजेंस ब्यूरो लगा देंगे। ईडी मतलब ये कोई इकोनॉमिक क्राइम्स करते हैं तो उसमें ईडी लगता है, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसमें 2 चीजें हैं। एक जगह कैरेट है कि 20 करोड़ रुपए ले लो और तुम ज्वाइन कर लो, हम तुमको टिकट भी दे देते हैं, जीत भी जाओगे, और दूसरा कि तुम ज्वाइन नहीं करोगे तो तुम्हारे पीछे ईडी लगा देंगे या सीबीआई लगा देंगे, और कोई ना कोई गड़बड़ी पाई जाएगी तो आप अंदर चले जाएंगे। क्या करेगा आदमी? जाहिर सी बात है, कैरेट के पीछे भागेगा कौन, स्टिक पकड़ता है। तो यही कहानी है। हालांकि इनके साथ क्या नेगोशिएशन किया गया है ये तो अभी पता नहीं, लेकिन इस तरीके के भी प्रस्ताव रखे जाते हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी, मतलब कुछ है नहीं, मोरालिटी के नाम पे पॉलिटिक्स में कुछ है नहीं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में। मोरल वैल्यूज से ज्यादा प्रैक्टिकल चीजें क्या चल रही है उस पर ध्यान दिया जा रहा है, और प्रैक्टिकल मतलब राजनीति एक दान पुण्य का विषय नहीं रह गया है भाई। किसी तरीके से भाई हुक और क्रुक हमको सत्ता पानी है, हमको पावर पाना है, ये कहानी हो गई है। जैसे भी जोड़ तोड़ के, जैसे मैथमेटिक्स लगा के हमको सत्ता पानी है तो पानी, दैट्स इट। अब इसको कैसे इंप्रूव किया जाए भाई? अब क्योंकि ये फेल हो गया एंटी डिफेक्शन लॉ, तो यहाँ पे इतना एंटी डिफेक्शन लॉ लगा रहे हैं फिर भी तो निकल जा रहे हैं लोग, अब कैसे होगा? अब कर्नाटका में देखिए, वहां पे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 14 एमएलए ने एक बार रिवेल किया था, निकल गए, दोबारा कंटेस्ट किए, उनको पार्टी से निकाल दिया गया, और 11 बीजेपी में सेलेक्ट होकर चले गए। मतलब वो किसी दूसरे पार्टी में थे, वहां से छोड़ दिए, उनको निकाल दिया, निष्कासित कर दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया मेंबरशिप, फिर इलेक्शन कंटेस्ट किया, 14 में से 11 बीजेपी की तरफ से दूसरी पार्टी से जीत गए। कहाँ एंटी डिफेक्शन लॉ आपका काम कर रहा है भाई? कहीं तो नहीं काम कर रहा है। तो अब
क्या सजेस्टिव अप्रोच दिया जाए, तो इस पर राइटर ये कहते हैं कि स्पीकर की लिमिट कर दो कि भैया तुमको हम दे रहे हैं 1 महीने में, 2 महीने में या 3 महीने में करके दे दो। इससे क्या होगा ना, एक डिटरेंस क्रिएट होगा कि अरे ये तो दे दिया, अब तो हम तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इससे मतलब थोड़ा सा रोक लग जाएगा। लेकिन फिर राइटर एक लेडी हैं जो लिखती हैं, कहती हैं कि इसका भी तोड़ निकाल लेंगे, नियम बनता क्यों है तोड़ने के लिए। तो ये लोग कह रहे हैं कि ऐसा भी कर सकते हैं कि उनको फर्दर इलेक्शन ही कंटेस्ट नहीं करने दिया, जैसे मैंने चेंज कर लिया पार्टी, अब मुझे फर्दर मैं इलेक्शन जीवन में कभी कंटेस्ट नहीं कर सकता हूँ, ऐसा कर दो। तो ऐसा कर दो, इस पे भी एक तोड़ निकाल लेंगे। वो लोग कहते हैं कि मैं क्या करूंगा कि मैं अपने रिलेटिव को, अपने भाई को, अपनी बहन को, किसी को भी मैं कंटेस्ट करा दूंगा, पावर तो मैं ही, मेरे पास ही रहेगा। तो ऐसा भी हो सकता है। तो अब राइटर ये कहते हैं कि जनता को पनिश करना चाहिए एक्चुअली, लेकिन जनता भी कहाँ पनिश करती है। कर्नाटका के एग्जांपल देखिए ना, अभी आपको पता है कि 14 लोग एक पार्टी से निकले, उनको निष्कासित कर दिया गया, फिर वो इलेक्शन कंटेस्ट किया और 14 में से 11 फिर सेलेक्ट हो गए, मतलब फिर इलेक्ट हो गए दूसरी पार्टी के लिए, कांग्रेस से बीजेपी के लिए। तो अब पब्लिक भी ऐसा माइंडसेट बना चुकी है। एक और राइटर बात बताते हैं कि ये 55 लोगों में से 40 एमएलए अचानक कैसे मतलब इतना चेंज हो गए, मतलब पार्टी में सब कुछ सही नहीं था। और यहीं पे ये कहते हैं इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी नहीं थी। ये 40 एमएलए का ये कहना है कि उद्धव ठाकरे इनकी बात को सुनते ही नहीं थे। डेमोक्रेसी थे ही, इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं थी, जिसको इंट्रा डेमोक्रेसी भी कहते हैं। मतलब कि कोई डिस्प्यूट होता है तो मिलजुल के उसको सॉल्व करना, ऐसा कुछ था ही नहीं, उनका सुना ही नहीं जा रहा था। तो ये तो बड़ी बात है ना कि 55 में से 40 लोग आपके अगेंस्ट में है, तो अब आपकी भी गलती है, आपको पता भी नहीं चला और वो चले गए, कितनी बड़ी बात है। तो इसको भी मतलब इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी को और ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है। और ऐसे एमएलए को ही टिकट क्यों नहीं दिया जाता है जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है बहुत दिन से, जो पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से मैच करता है। हर एक पार्टी की एक अपनी आइडियोलॉजी होती है, उस आइडियोलॉजी को वो मतलब ग्राउंड लेवल से फॉलो करते जा रहा है, वैसे लोगों को टिकट दो ना। लास्ट में राइटर ये बताते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ को खत्म कर दिया जाए तो स्टार्टिंग में तो खूब लोग पार्टी चेंज करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में पार्टी चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि उनको मतलब ये किस तरीके से इन्होंने समझाया है। इन्होंने ये बोला है कि जो आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं उसी आइडियोलॉजी में आएंगे, बाद में नहीं जाएंगे। हालांकि ये हाइपोथेटिकल लगता है, मुझे नहीं लगता ऐसा होने वाला है। लास्ट में राइटर ये बताते हैं कि इससे 2 नुकसान है। पहला तो सुप्रीम कोर्ट के पास मामला चला गया, तो अब सुप्रीम कोर्ट के पास पूरा पावर है, वो अपने हिसाब से डिसाइड करेगा। तो क्या डिसाइड करेगा आप सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड करता है। और दूसरा कि इस देश में ना पूरा पोलराइजेशन हो गया कि एक धरा बीजेपी के साथ है, एक कांग्रेस के साथ है, एक एक्स के साथ है, एक वाई के साथ है, एक जेड के साथ है, कोई न्यूट्रल है ही नहीं। नेहरू ने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी स्टार्ट किया था ना नैम, उस टाइप का कुछ है ही नहीं, न्यूट्रल कोई सोचता ही नहीं। हाईली पोलराइज हो गई है आपकी सोसाइटी, आप उसको डिफेंड करो, हम इसको डिफेंड करेंगे। न्यूट्रल नहीं आप सोच सकते हो कि नहीं ये भी सही है और ये भी सही है, इसमें भी चैलेंजेस हैं, इसमें भी चैलेंजेस है, उसको सॉर्ट आउट करने की जरूरत है, ऐसा कोई नहीं बोलता है। इनको ये लगता है कि नहीं, बीजेपी के जो समर्थक हैं एक पब्लिक तो बीजेपी का ही सपोर्ट करेगी, कांग्रेस के बारे में गलत कहेगी। वही से वर्षा कांग्रेस वाले हैं वो कांग्रेस का सपोर्ट करेंगे, बीजेपी के बारे में गलत कहेंगे। तो ये पोलराइजेशन जो हो गया है ना, ये सही नहीं है। बीच का रास्ता निकालना चाहिए। मेरिट के बेस पे किसी को जज कीजिए, आप मतलब अपने सेंटिमेंट और इमोशनल हो गए आप किसी को जज मत करिए। आर्टिकल यहीं पे खत्म हो गया। थैंक यू सो मच।